नमस्कार साथियों। आज सोशल साइंस के सेट 4 जो कि जैक बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अंसर्ट रेनन कौन थे। तो अंसर्ट रेनन कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी जर्मनी चित्रकार थे या जर्मन दार्शनिक थे। तो साथियों अर्नस्ट रेनन जो थे वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। आप लोग जानते हैं कि फिलोसफर किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने, नेपोलियन ने या विलियम प्रथम ने? तो साथियों जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि फ्रांस में जो परिवर्तन होता है वो पूरे यूरोप में भी होता है। ये बात जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? 1719 की रूसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1776 का स्वतंत्रता संग्राम जो कि अमेरिका में हुआ था, या 1857 की क्रांति जो भारत में हुआ था। तो साथियों राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो वो होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का पहला भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? भूमिगत रेल मतलब मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, लंदन में या कोलकाता में? तो साथियों पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो चली थी लंदन में। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अर्थात वैसे संगठन जो छुप कर काम करते हैं उसे भूमिगत संगठन कहते हैं। तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने? तो साथियों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना करने वाले जो थे वो मेजनी थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में एक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? जनवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, जनवरी 1923 में या फरवरी 1923 में? तो साथियों चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे और ये फरवरी 1922 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जिसे शॉर्टकट में फिक्की कहते हैं, तो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1926, 1927, 1928 या 1929? तो साथियों फिक्की की स्थापना जो है वह 1927 में हुआ था, 1927। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली और शौकत अली, शमीम इकबाल और सरफराज इकबाल या मौलाना अबुल कलाम? तो साथियों ये अली बंधुओं ने की थी और ये अली बंधु का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? अर्थात नेपोलियन ने जो चेंज किया था उस चेंज को फिर से अंडू करना, मतलब फिर से पहले जैसा करना, किस संधि का उद्देश्य था? वर्साई की संधि, वियना की संधि, म्यूनिख की संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि? तो साथियों ये 1815 ईस्वी के वियना संधि का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1927, 1928, 1929 या 1930? तो साथियों ये 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि ज्योग्राफी से नहीं पॉलिटिकल साइंस से है। इसको देखना है, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है अर्थात यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है? भारत में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में या श्रीलंका में? तो भारत में तो फेडरल सिस्टम है, यूएसए फेडरल सिस्टम है, आपका श्रीलंका सेमी फेडरल सिस्टम है। तो आपका एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ होगा? वो होगा स्विट्जरलैंड, जो कि बहुत ही प्यारा देश है, शांति प्रिय देश भी है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित है अर्थात सही से मैच है। तो संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, बिल्कुल गलत। पुलिस, कृषि और व्यापार किसका है? राज्य सूची का है। फिर बी में दिया है राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये भी उल्टा दिया है, ये संघ सूची में है। समवर्ती सूची वन, विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा और अवशिष्ट शक्ति में है राज्य सरकार, नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 में जो चला था किसके द्वारा चलाया गया था? जॉर्ज बुश, मार्टिन बुश, नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग? तो साथियों यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाइए।
नेल्सन मंडेला नहीं हो सकता है क्योंकि वो अफ्रीका के थे। जॉर्ज बुश, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। मार्टिन बुश, इस पर थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो है मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 14, अश्वेत आंदोलन कब हुआ? 1980 से 82, 1960 से 65, 1960 से 61 या 1966 से 65? तो बताइए कि ये अश्वेत आंदोलन कब हुआ था? तो अश्वेत आंदोलन 1966 से 1975 तक चला था। तो हमारा करेक्ट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो बताइए, सोच के इसको देखिए, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, सही बात है। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से सुलझाया जाता है, सही बात है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, यह भी सही बात है। लोकतांत्रिक देश अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी अमीर हो सकता है, जैसे कि चाइना आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? तो राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम ज़्यादा कारगर है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन का अधिकार? तो साथियों, जो सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है वो है सूचना का अधिकार। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, इस समय निम्न में किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आपने 9 और 10 में दोनों में किताब जो पढ़ा उसका नाम था लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक राजनीति, सॉरी। तो लोकतंत्र जो है वो अभी सबसे बेहतर सिस्टम माना जाता है रूल करने का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है? आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह, लोक कल्याण समूह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है वो है दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया है, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, या गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, या फिर डी में जो हाशिए के समूहों के साथ कैसा व्यवहार हो इस मतभेद को मिटा दिया है? तो देखिए, सारा चीज़ लगभग सही है, लेकिन ज़्यादा सही जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश? तो साथियों, वर्तमान स्थिति जो है भारत में वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की है। अब चलिए भूगोल में हम लोग चलते हैं, भूगोल के 10 क्वेश्चन भी आएंगे। तो भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी से बना है? काली, लाल, जलोढ़ या लेटेराइट? तो साथियों, भारत का उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि ये गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है, गंगा का मैदान भी इसे कहते हैं। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1971, 1972, 1974 या 1976? तो साथियों, ये वर्ष था 1972 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय यव जिसे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, ये मतलब किस बीमारी के लिए लाभदायक है? कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप? तो साथियों, ये टैक्सोल जो है वो कैंसर बीमारी में दवाई का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो साथियों, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? ये जल की कमी वाले में जल लाती है, ये बाढ़ नियंत्रण करती है, इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, या ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है? तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है। ये बाढ़ में नियंत्रण करता है, सही बात है। भारी जनसंख्या का विस्थापन होता है, यह भी सही है। जल विद्युत उत्पादन में सहायक है, यह भी सही है। तो ये जल की कमी वाले क्षेत्र में जल लाता है, ये भी कुछ सही है कि नहर से हम लोग ऐसे जगह में पानी ले जा सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं है। तो इसका तो सारा तर्क सही है, कोई भी तर्क ऐसा नहीं है जो गलत है। तो या तो
इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा, या अगर ज़्यादा नज़दीकी आंसर में अगर पूछा जाए तो ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? झूम खेती आप जानते ही हैं, गहन कृषि, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, गठन कृषि लिखा गया है, लेकिन वो होना चाहिए गहन कृषि। रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। तो साथियों ये आदिवासी फैमिली अपने लिए करते हैं, तो ये जीविका निर्वाह खेती का ही उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HVJ पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं HVJ पाइपलाइन का फुल फॉर्म आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये 3 जगह के नाम से बना हुआ है, तो वो कौन कौन सा जगह है जिसका शॉर्ट फॉर्म HVJ है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर? तो साथियों इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस उद्योग को आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग या रसायन या उर्वरक उद्योग? तो साथियों लौह इस्पात उद्योग, चूंकि सभी उद्योग के लिए जो है वो बेस तैयार करता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपड़ा उद्योग के लिए विकसित है। तो बताइए कपड़ा उद्योग के लिए फेमस हमारे देश में कौन सा ऐसा जगह है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? मुंबई, कोलकाता, कानपुर या अहमदाबाद? सभी कपड़े के लिए, सूती कपड़े के लिए फेमस है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1958, 1960, 1962 या 1964? तो साथियों ये काम हुआ था 1960 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि, अर्थात प्रकृति से जो वस्तु है उसको लेकर के ये सामान बनता है, उत्पादन होता है, ये कौन क्षेत्र कहलाता है? तो साथियों ये क्षेत्र होगा प्राथमिक, क्योंकि खेती है, पशुपालन है, ये सब प्रकृति पर निर्भर है, तो आंसर होना चाहिए प्राथमिक। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? वर्तमान समय उभरा है, ये नहीं बोला कि सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है। सबसे ज़्यादा रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा उभर रहा है जो रोजगार देने में, वो क्षेत्र है आपका तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक परिवार है, 4 परिवार है एक देश में, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000, 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो साथियों औसत आय दिया है 5000 और 4 परिवार है, तो 5000 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? 5 चके 20, 20000। और ये 3 परिवार का कितना है? 4000, 7000, 3000। इसको जोड़िए, 4, 7, 11, 3, 14 और 20000 में 14000 घटाइए तो कितना आता है? तो आपका आंसर होगा 6000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन की रोजगार देता है? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 180 दिन? तो साथियों ये 100 दिन रोजगार देने के लिए इस योजना को बनाया गया है। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता देती है, देती नहीं है, लेकिन ये कहा गया है इस अधिनियम में। ऋण की शर्तों में क्या शामिल है? ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधार या उपरोक्त सभी? ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं कि आपका जो फेवरेट आंसर होता है वही इसका आंसर ज़्यादातर देखा जाता है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर पर सुधार में सहायता पहुंचाई, किसके जीवन स्तर में? लिविंग स्टैंडर्ड में किसके सुधार किया? सभी लोगों का, विकसित देशों के लोगों का, विकासशील देशों के श्रमिकों का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वैश्वीकरण से नई नई चीज़, नई नई तकनीक आया है, जिससे कि विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफ़ी हाई हो गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम जो है 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को किस आधार पर अलग अलग करते हैं? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव पर, उद्यमों का स्वामित्व पर या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर? तो साथियों कोई भी उद्योग निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र है उसके स्वामित्व के आधार पर कहलाता है, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु
कौन सा हॉलमार्क उपयोग किया जाता है, आभूषण अच्छा है या नहीं, ये किससे देखा जाता है, एगमार्क से, आईएसआई से, बीआईएस से या आईएसओ से। तो साथियों ये जो बीआईएस है ये आभूषणों की शुद्धता को बतलाता है। बीआईएस 916 या बीआईएस 958 ऐसा कुछ लिखा रहता है। बीआईएस 916 जो है वो 22 कैरेट सोना को दिखलाता है, जबकि 958 जो है बीआईएस 958 वो 23 कैरेट शुद्धता को दिखलाता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है वो है, वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, साझेदारी कंपनियां या सार्वजनिक कंपनियां। तो साथियों ऐसे कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी, एमएनसी कहते हैं। एमएनसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इस प्रकार आप 40 क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया वो आप मिला सकते हैं और अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितने सही क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, भले ही 7 क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब आप इसमें दे सकते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में 5 गुना 2 लिखा हुआ है अर्थात 5 क्वेश्चन का ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन का जवाब देके झूठ मूठ का समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट लिखना है। तो आपको लिखना है कि औद्योगिकरण के पूर्व का समय जब हाथों से या साधारण मशीनों से उत्पादन को बढ़ाया गया था यूरोप में, तो उसे पूर्व औद्योगिकरण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी में निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण। तो क्या कारण था 19वीं सदी में लंदन की आबादी बढ़ने का कारण? तो वहाँ क्या था, कल कारखाने खुल रहे थे, पहला कारण हो सकता है। दूसरा क्या है कि वहाँ रोजगार था। तीसरा कारण क्या था, अच्छी ज़िंदगी थी, शिक्षा चिकित्सा वगैरह की अच्छी व्यवस्था थी। ये सब कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता क्या होगी? वहाँ भी एक से अधिक स्तर की सरकार है, प्रांतीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है और सामुदायिक सरकार है। तो यहाँ तो सामुदायिक सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ स्थानीय सरकार है। तो ये एक विशेषता हो गया कि जिस तरह वहाँ पर कई स्तर की सरकार है, वैसे ही भारत में भी 3 स्तर की सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे? क्योंकि भारत में बहुत दिनों तक, साल के 365 दिनों में लगभग आपका जो है 280 दिन, 250 दिन से ऊपर कह सकते हैं, वो धूप रहता है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि क्या कहते हैं, कृषि के लिए जो है मार्केट पूरे विश्व में, उसका बाजार खुल गया, पूरे विश्व में कृषि प्रोडक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की परिभाषा दे। तो हम लोग बोल सकते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो लेन देन, जमा या भुगतान में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण क्या है? उदारीकरण वैश्वीकरण, या हम लोग कह सकते हैं कि उदारीकरण सरकारों को आर्थिक नीतियों में उदारता अपनाने को कहते हैं, जो कि वैश्वीकरण में मदद पहुंचाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी 7 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको कोई 3 क्वेश्चन का जवाब देना है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा से आता हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे, क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि इंग्लैंड जो है वो लड़ाई में व्यस्त हो गया, तो वहाँ से सामान आने नहीं लगा, तो भारतीय व्यापारी सामान बना करके अपने देश में बेचने लगे, उनको बाजार मिल गया। उल्टा इंग्लैंड में भी यहाँ के सामान का मांग होने लगा, तो यही उत्पादन बढ़ने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई। 1925 नहीं होना चाहिए, यहाँ उल्टा पुल्टा टाइप हो गया है, यहाँ होना चाहिए था आपका 1295। तो 1295 को 1925 कर दिया गया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1925 के बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो आपका यूरोप गया। कैसे? क्योंकि उसी समय मार्को पोलो आया, और मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंट को लेकर के यूरोप गया, वहाँ विशेष करके इटली गया, और वहाँ पर प्रिंटिंग की गति जो है वो तेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे आंतरिक लोकतंत्र की चुनौती,
वंशवाद की चुनौती, ये सब है। बाहुबलियों के प्रभाव को कम करने की चुनौती, तो ये सारी बातों को, अदल बदल की चुनौती, इन सारी चीज़ों को लिखना है। थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सम्मान मिलता है, विवादों को मिलजुल करके सुलझाया जाता है, अपने फैसले को फिर से बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। इन सारे कारणों से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो तानाशाही व्यवस्था से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से है, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारण, मतलब प्राणियों और वनस्पतियों के संख्या में कमी क्यों हो रही है? तो प्राणियों की संख्या में क्यों कमी हो रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। वनस्पतियों की संख्या में क्यों कमी हो रही है? क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। और कारण क्या हो सकता है? प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण में चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण से ये पौधे और ये प्राणी खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता प्रदान करता है? अब देखिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपना पैसा खर्च करने के बाद क्या करेगा? बैंक में जमा करेगा। तो बैंक उसका पैसा जमा लेगा और थोड़ा बढ़ा के देगा ब्याज दे करके। लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो क्या करेगा? मान लीजिए वो घर बनाना है, कोई पढ़ाई करना है, तो वो बैंक से ऋण लेगा। तो बैंक अपने से पैसा तो देगा नहीं, जो पैसा जमा किए उन्हीं का पैसा देगा। तो इस प्रकार ज़रूरतमंद और अतिरिक्त मुद्रा वाले अर्थात ज़्यादा पैसा वाले लोगों के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? तो कहा जाए तो वैश्वीकरण प्रक्रिया का जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख जो प्लेयर है, वो एमएनसी है। एमएनसी ही किसी देश में आके पूंजी लगाता है, वो अपने साथ तकनीक लाता है, लोगों को रोजगार देता है। यहाँ तक कि कोई कंपनी का विस्तार अगर बहुत सारे देशों में है तो जिस देश के मजदूर अच्छा है वहाँ से मजदूर को ले जाता है, इंजीनियर्स को ले जाता है। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी ही प्रमुख खिलाड़ी का रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? इसलिए देते थे क्योंकि ये जो श्रमिक होते थे वो उनकी इच्छा के अनुरूप जो है किसी वस्तु में डिजाइनिंग कर देते थे। उसमें मान लीजिए कोई कपड़ा है तो किसी को अपना नाम लिखवाना है तो ये मजदूर लिख देते थे। मशीन में तो ये संभव था नहीं, क्योंकि मशीन कोई एक आदमी के लिए तो बनाता नहीं था। साथ ही साथ शुरू में जब मशीन आए थे तो वो काफ़ी महंगे थे, फिर उनकी जो कार्य कुशलता थी वो अच्छी नहीं थी, जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो और मशीनों के काम को उतना स्टैंडर्ड, उतना स्तरीय नहीं माना जाता था। तो प्रारंभ में कुछ उद्योगपति जो है मशीनों के बजाय हाथ से श्रमिकों से काम कराते थे। क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद या संघीय व्यवस्था क्या है? यह कितने तरीकों से गठित होता है? इसकी विशेषता लिखें। बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। तो संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। बहुत सारे राज्य जो है वो एक साथ मिल करके रहते हैं, या फिर एक बड़ा देश जो है उसमें कुछ राज्य बटे हुए होते हैं। और ये गठित कैसे होता है? तो इसके गठित होने का दो तरीका है। संघवाद दो तरीका का होता है। जैसे भारत में एक संघवाद है और अमेरिका में एक संघवाद है, दोनों अलग है। एक है कमिंग टुगेदर, साथ आकर संघ बनाना। जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य थे, अलग अलग थे, एक साथ आए, एक देश बनाए। जबकि भारत में उल्टा है, भारत एक ही देश था लेकिन बड़ा देश था, तो वो अलग अलग, जैसे हमारा झारखंड, बिहार वगैरह है, तो वो एक ही देश है लेकिन प्रशासन की दृष्टि से उसको अलग अलग बांटा गया था। यहाँ होल्डिंग टुगेदर है, जबकि अमेरिका में कम टुगेदर है। इसकी विशेषता क्या है? तो संघीय शासन की विशेषता बहुत सारा है। पहला है क्या? दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार। दूसरा, दोहरी नागरिकता, अर्थात प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जो कि भारत में ये नहीं है। फिर लिखित संविधान है, किसका क्या अधिकार है वो संविधान में लिखा रहेगा। फिर एक है सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति। सर्वोच्च न्यायालय होगा तभी राज्यों के बीच जो विवाद होगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होगा, उसको सुलझाएगा। फिर इस तरह की है कि राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं, कहाँ से कौन सरकार को आय मिलेगा वो भी स्पष्ट वर्णन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है? इसे कम करने का उपाय लिखिए। उल्टा है लिखा हुआ, लिखना चाहिए कि प्रदूषण से उद्योग किस प्रकार प्रभावित होता है।
तो एक ही बात है, इधर से उधर बोला जाए तो उद्योग से प्रदूषण बढ़ता है, आप लोग जानते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चिमनी से धुएँ निकलते हैं, इससे भी प्रदूषण खूब ज़्यादा बढ़ता है। बहुत सारे उद्योग है जो गर्म पानी को नदियों में छोड़ देता है, तो नदी के जो जल जीव हैं वो मर जाते हैं, या फिर बहुत सारे गंदगी या रसायन नदियों में छोड़ा जाता है। बहुत सारे चीज़ों को मिट्टी में गाड़ा जाता है या खुले हवा में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार उद्योग से प्रदूषण बढ़ता है, और इसे कम करने का क्या उपाय है भाई? चिमनी को अधिक से अधिक ऊंचा तक छोड़ा जाए। दूसरा है कि जो नदियों में जो अवशिष्ट पदार्थ बहाए जाते हैं उसको पहले ही उपचारित कर लिया जाए, अर्थात कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो नदियों में कम से कम प्रदूषित करे। गर्म पानी को सीधा ना छोड़ा जाए, थोड़ा ठंडा करके छोड़ा जाए। ये सारे उपाय हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएँ, ऐसा तकनीक अपनाया जाए जिससे कि जो जीवाश्म ऊर्जा है, जो प्रदूषण करने वाली जो ईंधन है, उसके जगह सौर ऊर्जा वगैरह का प्रयोग किया जाए, पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जिससे प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच में विभेद करें, मतलब अंतर करें। तो संगठित क्षेत्र एक तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ असंगठित क्षेत्र लिख दीजिएगा, और दोनों तरफ दोनों की विशेषता लिख दीजिएगा। संगठित क्षेत्र में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर लोगों को एक निश्चित वेतन मिलता है, यहाँ पर वेतन की कोई गारंटी नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में समय समय पर वेतन वृद्धि होती है, असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में काम के घंटे नियमित होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम का घंटा निश्चित नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में अवकाश मिलता है वेतन के साथ, जबकि असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र में नौकरी की गारंटी होती है, असंगठित क्षेत्र में नहीं होती है। तो इस तरह बहुत सारे जो है पॉइंट है। अब देखिए, जो मानचित्र वाला क्वेश्चन है वो आपको पूरा पूरा नंबर दिलाएगा। तो पहला है कि उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको ये जानना होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, जैसे भारत का नक्शा मान लीजिए कि हम बना लेते हैं। तो भारत का नक्शा बना करके हम ये ऐसा करते हैं, अच्छा से बनाते हैं। तो चलिए भारत का नक्शा बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। वैसे एग्ज़ाम में आपका मैप मिलेगा, अगर इस तरह का रहा क्वेश्चन तो आपको मैप मिलेगा। ये उंगली से बन रहा है इसलिए इतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये श्रीनगर से चलता है और कन्याकुमारी तक आता है। श्रीनगर यहाँ पर कश्मीर के बीचों बीच है लगभग। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ऐसे आता है, नीचे कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी लिख दीजिएगा, यहाँ श्रीनगर लिख दीजिएगा। लेकिन इसका एक और रास्ता यहाँ अलग होता है, ये कोच्चि तक जाता है। तो ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। यहाँ पर आप लिख दीजिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या फिर ए भी लिख सकते हैं, ए नंबर में पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ है। तो पूरब पश्चिम गलियारा जो है गांधी जी का जो जन्म स्थान है पोरबंदर, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ असम में आपका सिलचर तक आता है। थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट गलियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में आप दिखा दीजिए कि हिमाचल प्रदेश कहाँ, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो ये भारत का उत्तरी स्टेट है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, सॉरी यहाँ नहीं कह सकते हम लोग। तो पंजाब के बगल में है आपका हिमाचल। तो ये वाला जो भाग है हिमाचल है। तो यहाँ पर कहीं पर आप भाखड़ा नांगल दिखा दीजिएगा मोटा मोटी, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत जो है आपका, ये दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का ये तमिलनाडु, ये वाला जगह में आपका चेन्नई के बगल में आपका कलपक्कम है। तो कलपक्कम में क्या है भाई? कलपक्कम में परमाणु संयंत्र है। तो इसको आप दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मारम गांव कहाँ है? तो मारम गांव जो है वो गोवा में है। तो गोवा को दिखाने के लिए भी आपको दक्षिण भारत की तरफ जाना होगा। और ये जो बम्बई के नीचे वाला जगह है गोवा, तो यहाँ पर आप कहीं भी दिखा दीजिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी जो है पतन कहाँ है? तो राजीव गांधी पतन भी साथियों ये आपका दक्षिण भारत में है, तेलंगाना की राजधानी है। तो ये आपका ये वाला
इलाका जो है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा-सा नक्शे के क्वेश्चन पे अगर आप कोशिश कर लेते हैं,